अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे और दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हम आपके सेहत के मसाइल के बारे में हम डिस्कस करते हैं और आपके साथ मुफीद रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं, आपको मुफीद मशवरे दिए जाते हैं और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ आप उन पर अमल दरामद भी कर रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन के मसाइल को लेकर। हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह से उन्हें ओवरकम किया जा सकता है और मसाइल है क्या, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर समीना और गायनोलॉजिस्ट हैं, उनसे जानेंगे ख़वातीन के मसाइल पर बात करेंगे। हम रमज़ान में ख़ास तौर पर किस तरह से उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? बेहद खुशगवार, मौसम इतना अच्छा है और बहुत ही आसान रोज़े हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। समीना साहबा, आजकल हम देख रहे हैं ख़वातीन में, तो डाइट प्लान पे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ख़वातीन में मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें हार्मोनल्स इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या समझती हैं बेसिकली बांझपन जो वो है क्या, इसकी क्या वजूहात क्या है और क्यों ये बढ़ता जा रहा है ऐसे ख़वातीन में ख़ास तौर पर? रमज़ान के हवाले से पहले बता दें कि ये साल का वो महीना है, मुबारक महीना, जिसके अंदर आप शुरुआत कर सकते हैं टोटली बॉडी को रेनोवेट करने के लिए। एक नई शुरू आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यकीन कीजिए कि पूरी की पूरी बॉडी रीफॉर्म हो सकती है अगर आप इसको केयरफुली चलें इसके साथ। तो इसमें वज़न कम भी किया जा सकता है। एक तो रूहानी आप सारी रेनोवेशन कर सकते हैं और अपनी फ़िज़िकल रेनोवेशंस भी हो सकती हैं। तो इसमें अगर आप इंटेलिजेंटली, जैसे लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा है, हार्मोनल इश्यूज़ तो ज़्यादातर इसी से हो रहे हैं कि वेट गेन बहुत ज़्यादा है, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत है, सारी रात जी हाँ, फ़ास्ट फूड सारी रात वो ऑर्डर कर रहे होते हैं, वो फ़ास्ट फूड के जो लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं सारी रात। तो हमारी जो जनरेशन है ये फ़ास्ट फूड के ऊपर ही ग्रो कर रही है, उसके अंदर उनका वज़न बहुत गेन हो जाता है। तो रमज़ान के हवाले से अगर इसको बहुत शॉर्ट उसमें कर दिया जाए, फूड इनटेक जो है बहुत कम कर दिया जाए, कैलोरी इनटेक कम कर दिया जाए, अपना वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखते हुए अपनी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स को बिल्कुल बैलेंस करके और लो कैलोरी डाइट इस्तेमाल की जाए, तो आप यकीन कीजिए कि टोटली आपके हार्मोन जो हैं वो रेनोवेट हो जाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम दोबारा से नए फॉर्म में आ जाएगा, हार्मोन्स नए हो जाएंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये बड़ी, इंसुलिन तो वैसे ही नीचे चली जाती है ना, और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए रमज़ान को स्पिरिचुअल गेन के लिए तो हैं ही हैं हम, लेकिन इसको अपनी हेल्थ गेन्स के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने बांझपन की बात की, तो बांझपन क्लोजली रिलेटेड है टू वेट गेन और हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जब वेट गेन नहीं होगा और आपके हार्मोन जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे, तो बांझपन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होगा। अब आप सही कह रही हैं कि मेल और फीमेल एस्पेक्ट से देखा जाए तो दोनों जगह ही प्रेगनेंसी अचीव करना दोनों के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। नए कपल्स हमारे पास जब आते हैं तो उसके अंदर मेल इनफर्टिलिटी हमारे पास ज़्यादा आ रही है। जैसे 100 कपल्स अगर आए हैं ना, तो उसमें तकरीबन 75-80% मेल पार्टनर का कसूर होता है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये इसमें जो है वो मेल है वो जिम्मेदार हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, बल्कि ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं है ना, इसलिए मैंने दोबारा पूछा है आपसे ये सवाल। एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे, बिल्कुल एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है, क्योंकि जब हम फोर्स करके उनको कहते हैं कि जी वो काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास से फीमेल होके आई होती है, और जब हम कहते हैं कि मेल का टेस्ट किधर है, तो कहते हैं जी वो तो आज तक कराए नहीं, 10-10 साल शादी को हो गए, वो तो जी बिल्कुल ठीक है, उसका तो टेस्ट नहीं, वो परफेक्ट है। तो वो जब हम छोटे थे तो तब हम मेल इनफर्टिलिटी बहुत कम नज़र आती थी, लेकिन अब तो कपल्स के अंदर मोर देन 70% तो मेल फैक्टर होता है। औरत ठीक होती है और मेल, और उसको ट्रीट करना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर फीमेल अफेक्टेड है,
फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी है वो ट्रीटेबल होता है ज़्यादातर। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है फर्टिलिटी जो बढ़ती है मुतासिर होती है ये। बिल्कुल, उम्र बढ़ने के साथ तो ख़ातून में और तरह से इफ़ेक्ट होती है और मेल में और तरह से इफ़ेक्ट होती है। ख़वातीन में तो ये है ना कि जैसे मैंने बारहा बताया कि एग्स जो हैं वो पैदाइश के वक्त लेके आती है औरत, अल्लाह सुब्हानु ताला डाल के ओवरीज़ में भेजते हैं, नए अंडे नहीं बन सकते। तो 45 या 40 की एज पे अंडे उससे ज़्यादा एज के होते हैं क्योंकि वो मेच्योर फॉर्म में हो चुके होते हैं जब वो माँ के पेट में होती है। तो इसलिए अंडों की क्वालिटी डिक्लाइन करती है 35 की एज के बाद बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हमें कौन कौन से जो है वो टेस्ट, हम अगर इनिशियल स्टेज पे हमें कैसे ये पता चलेगा, तो हमें इसके लिए कौन से जो टेस्ट है वो करवाने चाहिए? इनिशियल स्टेज से पहले, शादी से पहले, विच आई इंसिस्ट कि बच्चे की शादी का वक्त आ रहा है, मेल का वो पार्टनर ढूंढ रहा है, किसी भी छोटी सी लैब में अपना एक टेस्ट करवा ले। उसमें उसको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ, वो तो उधर ही लैब के लोग ही उसको बता देंगे। तो टोटली दुनिया तब्दील हो गई उसके लिए। उसको एक ऐसी लड़की ढूंढनी है जो तलाक हुई हुई है, जिसका हस्बैंड फौत हो गया और उसके पास बच्चे हैं, उनकी किफ़ालत मुश्किल हो रही है, तो वैसी बच्ची के साथ शादी करे, बिकॉज वो खुद तो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, खामोशी से अपना टेस्ट करवाए और फिर एक कोई ऐसी बच्ची ढूंढे और कह दे कि जी मैं तो खिदमत करने, मैं तो मतलब नेकी के एहसास की वजह से मैं कोई ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं कफ़ालत करूँ, जिसके बच्चे अफेक्टेड हैं गुर्बत से या वो नहीं लुक आफ्टर कर पा रही। तो ये, और उससे पहले जो बच्ची है उसकी भी कोई रिश्ता तय हो रहा है तो उसका एक अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड में यूट्रस की शेप, यूट्रस की हेल्थ, उसकी ओवरीज में कितने अंडे हैं नहीं हैं, टोटली एट्रेटिक हो चुकी है, वो सारे जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगे। अभी कल परसों मेरे पास एक बच्ची आई, अब स्ट्रीक यूट्रस है, स्ट्रीक, बिल्कुल स्ट्रीक, तो उसमें तो ना बच्चा हो सकता है, उसको तो मंथली रेगुलरिटी भी नहीं थी, ओवरीज में एग्स थे, उसकी हेल्थ ठीक रह सकती थी, लेकिन शी कैन नॉट प्रोड्यूस अ चाइल्ड। तो उसकी माँ को मैंने कहा देखो यहाँ पे अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने तक रखो और इसके लिए कोई ऐसा शख्स ढूंढो जिसकी बीवी फौत हो गई हो और उसके बच्चे हों घर में जो माँ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर ऐसा लड़का तलाश करो जिसको वाकई एक खातून की ज़रूरत है घर में, तो इसको बच्चे मिल जाएंगे। वो भी इंसिस्ट नहीं करेंगे कि जी बच्चा नहीं हुआ, तजर्बे ना करो। लेकिन आजकल तो बहुत जदीद और तिब्बी तरीके भी हैं। ये जो एट्रेटिक यूट्रसेस है, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? उसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि अगर उसकी बहन ने बच्चे प्रोड्यूस कर चुकी है या माँ अभी सेहतमंद है और यंग है, तो उनका यूट्रस लगाया जा सकता है, यूट्रस ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। एट्रेटिक यूट्रस में तो नहीं बेबीज हो सकते। सरोगेट मदर्स जो हैं वो दीन हमारा अलाउ नहीं करता, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। बाहर के मुल्कों में तो है कि अगर स्ट्रीक वो है, यूट्रस है, नहीं बना, डेवलप ही नहीं हुआ, लेकिन अंडे हैं, तो वो फिर एक सरोगेसी के लिए एक खातून की मदद ले लेते हैं कि जिसके वो बना के टेस्ट ट्यूब बेबी एम्ब्रियोज तो किसी और के रहम में रख दिए जाएं, और जब बच्चा पैदा हो तो वो तो कई बार ऐसा होता है कि वो लेके चली जाती है, वो कहती है ये तो मेरा है मैंने तो नहीं देना। तो इसलिए ये बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, जायदाद के मसाइल शुरू हो जाते हैं, बायोलॉजिकल मदर वो है कि ये है, ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सरोगेसी दीन इस्लाम इजाज़त नहीं देता। आजकल जिस सोसाइटी में हम रहते हैं बहुत हमें डिप्रेशन है, हमारी ज़िंदगी की जो वो भाग दौड़ है वो बहुत लंबी होती जा रही है, बहुत हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे बहुत फ्यूचर प्लान्स हैं, उसमें भी हम देखते हैं हमारे यंगस्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। तो क्या ये भी पांचपन का बायस बन सकता है? स्ट्रेस जितना डेट्रीमेंटल है, जितना नुकसानदेह है आपकी हेल्थ के लिए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना डेट्रीमेंटल है। स्ट्रेस अगर दे रहे हैं आप किसी खातून को, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर स्ट्रेस है ससुराल वालों का कि हमल नहीं हुआ, हमल नहीं होगा। फिर अगर आप उसको स्ट्रेस फ्री रखेंगे, अगर आप सारा दिन उसके हमल की बात नहीं करते, तो वो जल्दी हमला हो जाएगी। क्योंकि ये अगर टॉन्टिंग वे में चलेगी तो बात तो ज़ाहिर बात है वो स्ट्रेस बढ़ेगा मज़ीद। हाँ, और उसके बाद उसकी मल्टीपल अबॉर्शंस अगर हो रही हैं तो स्ट्रेस फ्री उसको रखें। अब तो मल्टीपल अबॉर्शंस में अगर कोई भी वजह नज़र नहीं आ रही लेकिन फिर भी अबॉर्शंस होते जा रहे हैं, तो अब रीसेंट रिसर्च ये है कि आप उसको TLC दें,
TLC का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं है, TLC का मतलब है टेंडर लविंग केयर। टेंडर लविंग केयर, मोहब्बत के अल्फाज, उसको सपोर्टिव जो है बिहेवियर सारे घर वालों का, उसमें उसके जो किलर सेल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं और उसके सपोर्टिव सेल्स, पूरी बॉडी रिफॉर्म हो जाती है आपका। उससे मोहब्बत से अगर आप उसको डील कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, टेंडर लविंग केयर दे रहे हैं, वो प्रेग्नेंट हुई है exactly, तो सपोर्ट वो जो है वो कहते हैं एट एनी केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, It's very important. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर Yeah, प्रेगनेंसी, exactly. और अगर नहीं भी आप कर सकते तो वो 18 का Exactly. लफ्ज उसको लगा के Exactly. उसको शादियों पे नहीं जाने देते, उसको न्यूबॉर्न से नहीं के उधर घरों में नहीं जाने देते। वो जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उससे दूर भागती हैं फंक्शंस के ऊपर, तो वो एक साइकोलॉजिकली उसको ऐसा स्ट्रेस देती हैं। और बेसिकली हमारी औरतें ना सैडिस्ट हैं, वो हमारे खवातीन ट्रॉमा में चली जाती हैं। ट्रॉमा देने वाले लोग बड़े हैं। आप दूसरे को तकलीफ पहुंचा के खुश होते हैं। हमारी कौम का एक तरीका वारदात दे फील हैप्पी। अगर कोई उदास है या परेशान है ना या स्ट्रेस में है, उसको स्ट्रेस में करके ना हमें खुशी हासिल होती है। ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दीन तो हमारा इससे बरक्स सिखाता है। एग्जैक्टली। और जिस तरह से हम आजकल हम खाते पीते, आपने जंक फूड की भी बात की, आपने फास्ट फूड हम खा रहे हैं, तो ग़िज़ाइयत की कमी भी जो है ये भी बांझपन का सबब बनती है। देखिए, कुदरत जो है ना वो माँ को प्रेफरेंस देती है। अगर जिंदगी किसकी बचानी है, अगर औरत इतनी ज़्यादा अनीमिक है और उसको हार्ट का कोई मसला है या वो कैल्शियम उसकी बहुत कम है, तो नेचर जो है ना वो माँ को सस्टेन करेगी। जैसे हार्ट पेशेंट है, वो नहीं दिखा रही, अब कुदरत ने ये देखा है कि अगर ये प्रेगनेंसी आगे गई तो इसका तो हार्ट फेल हो जाएगा, वो पेशेंट्स अबॉर्ट कर सकती हैं, नेचर चाहती है ना। लेकिन अगर एक सेहतमंद माँ है तो फिर नेचर बच्चे के साथ होती है, वो खींच लेता है अपने, इट्स अ पैरासाइट। वो माँ से, हाँ, वो माँ से हर चीज़ फिर कुदरत बच्चे को प्रेफर कर रही होती है कि माँ की हर चीज़ जो है वो खींच के वो चूस लेता है उसका आयरन, कैल्शियम, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वो उसमें से सारा निकाल लेता है। बिल्कुल। और जो बांझपन है इसका इलाज मुकम्मल तौर पर मुमकिन है? बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। तो क्यों मैक्सिमम कितना टाइम इसमें लग जाता है? शादी हुई, शादी से पहले मैंने बताया कि टेस्ट करा लें, अगर दोनों सेहतमंद हैं। शादी हो गई, उसके भी स्पर्म्स हैं, उसका भी, तो वेट करें 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में अचीव नहीं हुआ, उसके बाद आप फिर पहले तो आपने एक टेस्ट करवाया ना, उसके बाद फिर आप एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके हार्मोनल प्रोफाइल, औरत की लंबी लिस्ट से गुरेज करें। आप अगर डॉक्टर के पास गए हैं, वो आपको एक 50,000 की लंबी लिस्ट हार्मोन्स की दे देगा, वो ज़रूरी नहीं है। FSH, LH और इस किस्म के हार्मोन्स, AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन आजकल बड़ा चल गया है जी, हर कोई AMH करा रहा है और FSH करा रहा है और ये कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड पे बड़ी बड़ी ओवरीज देख ली हैं, उसका LH भी ठीक होगा, FSH भी ठीक होगा, उसका AMH भी एडिक्वेट होगा। तो ये 3 टेस्ट तो खारिज हो गए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे। जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं वो है थायराइड। आजकल हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, फिर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, हाइपो बहुत ज़्यादा हो गया, हाइपर भी देखने में आ रहा है, मगर हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा हो गया। तो थायराइड प्रोफाइल, प्रोलैक्टिन, वो देखने में आया है कि ज़्यादा हो रहा है। और इसके अलावा डायबिटीज़ एक वबा की तरह फैल गई है, मल्टीपल अबॉर्शंस हो रही हैं। में एक तहकीकात के मुताबिक सबसे ज़्यादा रेशो पाई जा रही है। हम फर्स्ट आ गए हैं भाई, किसी चीज़ में तो फर्स्ट है दुनिया में। तो इसलिए डायबिटीज़ को एक्सक्लूड करना, पता ही नहीं होता उनके 12-12, 20-20 अबॉर्शंस हैं। और हम डायग्नोज करते हैं, जब पेशेंट आती हैं तो हम उसका जब HbA1c कराते हैं तो वो स्काई हाई जा रहा होता है। Exactly. जी हमें तो पता ही नहीं है। कुछ खवातीन में जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लास्ट डेज में जाके 8 या 9 मंथ्स में वो खवातीन भी डायबिटिक हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं। तो उसकी क्या वजह होती है? हाँ, ये तुमने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है, क्योंकि ये बहुत से जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट जब बन जाते हैं फिर तो समझ आ जाती है, वो जो नए नए बच्चे निकलते हैं ना उनको भी समझ आती। अब देखो, एक है लुबलुबा, पैंक्रियाज, ठीक है ना, वो इंसुलिन बनाता है। अब पैंक्रियाज की एबिलिटी है कि
कि वो थोड़ी सी इंसुलिन चाहिए होती है आम हालात में, बिल्कुल ठीक है, वो तो बनाता रहता है, आप डायबिटिक नहीं है। जब बच्चा पेट में आता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जो इंसुलिन को डिस्ट्रॉय करती हैं, डायरेक्टली रेजिस्ट करती है, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। जो प्लेसेंटा है, आंवल है, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है इंसुलिनेज, जो डायरेक्टली उसको ख़त्म करता है, मतलब न्यूट्रलाइज करता है। जितने प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, आप नेम इट, जितने भी हार्मोन्स हैं वो इंसुलिन को डिस्ट्रॉय करते हैं, एंटी इंसुलिन इफेक्ट है इनका, ठीक है। अब क्या होता है कि पैंक्रियास को घड़ों के, वो थोड़े से यूनिट्स नहीं, घड़ों के हिसाब से इंसुलिन बनानी पड़ती है। कुछ पैंक्रियास तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने इतने अच्छे बनाए होते हैं कि वो बोझ सह लेते हैं और बनाते चले जाते हैं, इंसुलिन बनाते चले जाते हैं। कुछ पैंक्रियास जो हैं वो बेचारे रह जाते हैं। वो जब बच्चा बड़ा होता है, प्लेसेंटा बड़ा होता है, इनिशियल फर्स्ट 3 मंथ्स में तो वो कोप कर रहा होता है पैंक्रियास, फिर जब सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड में आकर टोटली वो बेचारा रह जाता है, जितनी बना सकता है मैक्सिमम वो बनाता रहता है, डेड हो जाता है। और ये बहुत कॉमन है, ये बहुत GDM हम इसको कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, और ये इतना कॉमन है पाकिस्तान में। हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस के साथ होते चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता औरत को कि मुझे GDM हो गया। तो उस GDM में अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि जैसे ही अगर आपकी हिस्ट्री है, अगर आपके सिबलिंग्स या आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, तो फिर आपने जैसे ही आप प्रेग्नेंट हैं आप अपने टेस्ट करवाने शुरू कर दें। कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स के एंड पे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये औरत तो अगर एक लोड डाला जाए ग्लूकोज का तो पैंक्रियाज नहीं संभाल पा रहा। आम हालात में अगर आप उसके टेस्ट करवाते जाएंगे ग्लूकोज के, वो तो नॉर्मल आते जाएंगे, लेकिन अगर आप हैवी मील वो खा रही है या उसको आप टेस्ट हम करते हैं, हम 75 ग्राम ग्लूकोज एकदम उसको पिलाते हैं और फिर देखते हैं कि पैंक्रियाज का क्या हशर हुआ है, तो यूजुअली पैंक्रियाज फेल हो जाता है। फिर उसका फर्स्ट आवर की बहुत हाई आती है, सेकेंड आवर की भी हाई आती है। तो ये हमें फिर बताने के लिए काफ़ी होता है कि ये औरत जो है इसका बच्चा अब बहुत अफेक्टेड निकलेगा। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो प्लेसेंटा है, यानी जो आंवल है, वो एक बैरियर है। जैसे आप कैंटोनमेंट में जाने लगे तो वो फौजी को तो बड़े आराम से जाने देते हैं और आम सिविलियन को नहीं जाने देते, तो बैरियर है ना, तो प्लेसेंटल बैरियर एक लगा होता है। उस बैरियर में से ग्लूकोज गुजर जाता है, माँ की इंसुलिन नहीं गुजरने देता, वो लगाया होता है उसने कि नहीं, इंसुलिन ने नहीं जाना, ग्लूकोज ने जाना है। अब क्या होता है कि इंसुलिन तो जा नहीं रही, तो बच्चे का पैंक्रियास जो है एज वो जो स्टिमुलस उसको ग्लूकोज का मिल रहा है, उसमें वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब वो इतना बड़ा होता है क्योंकि माँ का अपना इंसुलिन जो है वो कम है, उसके लेवल ग्लूकोज के बहुत हाई हैं। अब प्लेसेंटा में से बहुत हाई ग्लूकोज जा रहा है बच्चे को, इंसुलिन तो जा नहीं रही, उसका पैंक्रियास इतना बड़ा हो जाता है कि जब माँ कुछ खा नहीं रही और उसका ग्लूकोज नीचे जा रहा है तो उसका पैंक्रियाज इतनी इंसुलिन बना देता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया से फौत हो जाता है अंदर। इंट्रा यूट्राइन डेथ्स डायबिटीज़ मेलाइटिस में बहुत ज़्यादा होती हैं। पेट में बच्चा फौत हो गया जी 8वें माह 7वें माह, तो वो बच्चा हाइपरग्लाइसीमिया से नहीं मरता, हाई ग्लूकोज से नहीं मरता, वो लो ग्लूकोज से पेट में फौत होता है, क्योंकि उसकी अपनी पैंक्रियाज इतनी इंसुलिन बना देता है कि उसको ग्लूकोज ब्रेन को नहीं मिलती और वो डेड हो जाता। तो इसलिए ये सारी बातें पेशेंट्स को पता होनी चाहिए। जब आप पेशेंट को समझा देते हैं ना कि हो क्या रहा है उसकी बॉडी में, फिर हम उसको कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो गोलियों से काम चल जाएगा, लेकिन सेकंड थर्ड में आपको इंसुलिन लगानी ही पड़ेगी। फिर हम उसको इंसुलिन की टाइप्स का बताते हैं कि ये कैसे इफेक्ट करती है, ये कैसे इफेक्ट करती है। एट द एंड ऑफ द डिलीवरी वो पेशेंट माहिर हो चुकी होती है डायबिटीज़ के लिए। तो ये बहुत क्लोजली अगर इनको मॉनिटर किया जाए तो ये बहुत अच्छे मैनेज हो जाते हैं ये वाले पेशेंट्स। तो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं, क्या आफ्टर डिलीवरी भी वो वाकई डायबिटिक रहते हैं या जस्ट ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही होता है? नहीं, ये जैसे ही प्लेसेंटा निकला, जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ और प्रेगनेंसी के हार्मोन नीचे चले गए, शुगर लेवल उनका वो बिल्कुल वो पता ही नहीं चलता, वो ढूंढने से नहीं मिलती GDM, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका पैंक्रियाज उतनी इंसुलिन तो बना रहा है जो आपको डेली उसके लिए यूज़ के लिए चाहिए। बिल्कुल। ये तो प्रेगनेंसी के बोझ में बेचारा वो
रह जाता है कि वो लेकिन जिनके बहुत अच्छे पैंक्रियाज अल्लाह सुब्हान ताला ने दिए होते हैं वो कोप कर जाते हैं और उनको नहीं होती। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा अफेक्टेड है पैंक्रियाज कि बहुत पेशेंट्स को वेरिंग टाइप, एक का तो बहुत ज़्यादा ना 400 तक शुगर जा रही है, ऐसा ही है। कुछ की जो है वो बॉर्डर लाइन पे होती है, उसमें भी बच्चे फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, बच्चा बड़ा होता चला जाता है। अपनी इंसुलिन जब उसकी बनती है तो ये इंसुलिन क्या करती है, हर सेल को बड़ा करती है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी बड़ा करती है। एज अ रिजल्ट वो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, डिलीवर नहीं हो सकता नॉर्मली। बिल्कुल ऐसी ऑपरेटिव डिलीवरी। ऐसी क्या वजह होती है, क्यों खवातीन को ये जो है इसे फेस करना पड़ता है? ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए? हमें स्टार्ट में ही जो एक औरत है जिसने कंसीव किया है, कंसीव में अगर तो उसके पेरेंट्स दोनों डायबिटिक हैं और सिबलिंग्स भी हैं, एक चीज तो इनहेरेंटली आ गई उसने ना, जीन्स में ले लिया, Exactly. ठीक है, एक तो वो ग्रुप एक हो जो गया। इनहेरेंटली नहीं है उसको जो बिल्कुल नहीं डायबिटिक है, दूर दूर तक उसका कोई भी दूर तक नहीं है, तो अगर आप बहुत ज्यादा वजन से प्रेगनेंसी शुरू करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तो पहले ही आपके अंदर है। कुछ खवातीन स्लिम स्मार्ट भी होती हैं, मैंने देखी हैं खुद, जो कि वो कंसीव करती हैं, आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग डिलीवरी हम देखते हैं कि वो डायबिटिक होती हैं। फिर ये तो अल्लाह सुब्हान ताला ने पैंक्रियाज ही उनको ऐसा दिया, ये उनमें उनका तो ज्यादा कसूर नहीं है। तो वो पैंक्रियाज ऐसा मिला उनको कि जो कोप नहीं कर पा रहा, वो कुदरती भी हैं। लेकिन हमने जितनी टॉक्सिक चीज़ें हम खाते हैं अपनी ज़िंदगी में और जितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है हमारा, ये सेंटेड कैंडल्स, प्लास्टिक का इस्तेमाल और हर चीज़, आप यकीन करें कि हर ऑर्गन में प्लास्टिक डेपोजिशन मिली है। बिल्कुल। आपको पता है एकदम से हाइपोथायराइड क्यों बढ़ गया, इतनी डायबिटीज क्यों हो गई है? आप गौर करें, हमारी सारी एनवायरनमेंट एग्जैक्टली इसी वजह से प्लास्टिक्स है। हम माइक्रो प्लास्टिक पी रहे हैं, हम माइक्रो प्लास्टिक सूंघ रहे हैं, हम इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है हमारे एनवायरनमेंट में कि ये सारी टॉक्सिन्स जो है, जैसे स्मॉग है, अब स्मॉग सिर्फ स्मॉग नहीं है, ये जाती है अंदर और इसके अंदर इतने टॉक्सिक चीजें हैं, ये प्लास्टिक इंडस्ट्री से ही निकल रही है ना, तो वो जाके थायराइड में डिपॉजिट होगी, पैंक्रियाज में डिपॉजिट होगी, आपके सारे हार्मोन, सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, सारी जो भी केमिकल ट्रांसमीटर्स हैं उनको तहस नहस कर देगी। जी बिल्कुल, यानी हमें डाइट के साथ साथ हमें जो एनवायरनमेंट इश्यूज हैं उनका भी सामना और इसे कैसे ओवरकम करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और हमारी हेल्दी लाइफ के लिए। बहुत शुक्रिया समीरा साहब आपके कीमती वक्त का, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हुआ चाहता है, तो मुझे इजाज़त लेनी है। फिर कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।